Hello everyone. The chapter number 16, excretory products and their elimination. The topic is mechanism of concentration of the filtrate. Start करते हैं. Mammals have the ability to produce a concentrated urine. The Henle loop and vasa recta play a significant role in this. The flow of filtrate in two limbs of Henle loop is in opposite direction and thus form a counter current. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in counter current pattern. जो हेनले लूप और वासा रेक्टा है उन दोनों में फ्लूइड का जो फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको काउंटर करंट पैटर्न भी बोलते हैं. द प्रॉक्सिमिटी between the Henle loop and vasa recta as well as counter current in them help in maintaining the increased osmolarity towards the inner medulla interstitium, that is from 300 milliosmolar in the cortex to about 1200 milliosmolar in the inner medulla. कॉर्टेक्स की साइड जो कंसनट्रेशन होती है वो 300 रहती है मिलियोस्मोलिटर, एंड जो मेडुला की साइड जो कंसनट्रेशन रहती है वो 1200 हो जाती है. दिस ग्रेडियंट इज़ मेनली कोज्ड बाय NaCl एंड यूरिया, और ये जो ग्रेडियंट है वो NaCl और यूरिया की तरह किया जाता है. NaCl is transported by the ascending lymph of Henle loop, which is exchanged with the descending lymph of vasa recta. जो हेनले लूप का असेंडिंग पार्ट है, ये जो असेंडिंग पार्ट है हेनले लूप का, वहाँ से NaCl निकलता है और और यहाँ से एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा के डिसेंडिंग पार्ट में. NaCl इज रिटर्न इनटू इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, और फिर से रिटर्न कर दिया जाता है वासा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन के द्वारा. ये जो असेंडिंग पोर्शन है वासा रेक्टा का, वहाँ से फिर से दे दिया जाता है. सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप विच इज़ ट्रांसपोर्ट बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट. इसी तरह स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी होता है, वो भी असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कलेक्टिंग डक्ट की जो टिब्यूल है वहाँ से बैक कर दिया जाता है इंटरस्टिशियम में. द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनले लूप एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म. और ये जो सारी स्पेशल मैकेनिज्म थी हम इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं. दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, और ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है. एक बार ये डायग्राम देखेंगे. ये है अफ्रेंट आर्टीरियल जो ब्लड लेके आता है और ईफ्रेंट आर्टीरियल जो ब्लड लेके जाता है. दिस इज़ ग्लोमेरुलस एंड दिस इज़ बोमेन कैप्सूल. ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिलकर बोलते हैं मेल्पिजियन टिब्यूल्स. दिस इज़ PCT जहाँ कंसनट्रेशन है 300. इट इज़ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जहाँ से वाटर जो होता है वो निकलता चला जा रहा है, जिससे कंसनट्रेशन जो होती है बढ़ती चली जा रही है, और मेडुला में जो कंसनट्रेशन है वो 1200 ml हो जाती है, मिलियोस्मोलीटर हो जाती है. उसी तरह अब फिर से जब DCT में आएंगे तो यहाँ से पानी उतना ही है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो निकलता जा रहा है, और ये जो सोडियम क्लोराइड है वो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लूप के द्वारा ले लिया जाता है. फिर से कंसनट्रेशन 300 हो जाती है और फिर से वाटर निकलता जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर कंसनट्रेशन 1200 मिलियोस्मोलीटर हो जाती है. यूरिया जो होता है स्मॉल अमाउंट में वो भी हमारे इंटरस्टिशियम स्पेस में आ जाता है. आगे देखते हैं. In the medullary interstitium, presence of such interstitium gradients help in easy phase of water from the collecting duct, thereby concentrating the filtrate. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. पहले 300 था और यूरिन का जो कंसनट्रेशन होती है वो 1200 मिलियोस्मोलीटर होती है, यानी 4 टाइम्स ज़्यादा होती है. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. द फंक्शन ऑफ द किडनी इज efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involved
इन्वॉल्व द हाइपोथैलेमस। जो किडनी का जो फंक्शंस है वो हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट होते हैं। हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है इसमें। जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस एंड टू सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। Osmoreceptor in the body are activated by change in blood volume, body fluid volume and ionic concentration. ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी सेल्स में और किडनी की सेल्स में और यूरिनरी ब्लैडर्स में, ये एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही ब्लड वॉल्यूम्स में कोई भी चेंज होता है या फिर आयनिक कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज होता है तब। An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone और vasopressin from the neurophysis. जैसे ही हमारी बॉडी से जो फ्लूइड का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करने के लिए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेशन भी बोलते हैं। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल। और ये जो एडीएच है वो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, इससे वो डायूरेसिस को रोकता है। एंड इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाता भी है। कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएस रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। अब एडीएच अगर ये रिसेप्टर फिर धीरे धीरे स्विच ऑफ हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, इससे एडीएस रिलीज जो हो रहा होता है वो नहीं होता। एडीएस कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी अफेक्ट्स ऑफ ब्लड वेसल्स। किडनी के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करा के। दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर। एडीएस जो होता है वो हमारे जीएफआर को भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, ग्लोमेरुलस के ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। द जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस प्ले कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन। जैसे ही हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ये जेजी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और रिलीज़ करती हैं रेनिन। रेनिन जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, एंड फर्दर एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और फर्दर एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो जीएफआर को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करा के। एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। और ये जो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है एल्डोस्टेरॉन निकालने के लिए। एल्डोस्टेरॉन का काम जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर को और सोडियम आयन को डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, डीसीटी वाले पार्ट से। दिस ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। इससे यह भी ब्लड प्रेशर को और जीएफआर को बढ़ाने में हेल्प करता है। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये जो सारी मैकेनिज्म थी, सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे ही ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हुए, तो जेजी सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और रिलीज़ करती हैं रेनिन को। रेनिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में, एंड फर्दर एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराने में हेल्प करता है जिससे कि जीएफआर और ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सके। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ कराने को, और ये जो एल्डोस्टेरॉन है वो डीसीटी में जाती है और सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करती है, इससे ब्लड प्रेशर और जीएफआर को इंक्रीज़ किया जा सके। और ये जो सारी मैकेनिज्म है इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिनो मैकेनिज्म बोलते हैं। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया टू द हार्ट, एट्रिया टू द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ब्लड फ्लो में इंक्रीज़ होता है तो जो हार्ट में एट्रिया रिलीज़ करती है
आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये जो होता है ANF कैन कॉज वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन में हेल्प करता है एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, इससे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। थैंक यू।